हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे थे और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आज का जो अपना लर्निंग ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ एक्सरसाइज 2.1 फ्रॉम NCERT। आज हम लोग NCERT 2.1 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले। तो उस एक्सरसाइज को डिस्कस करने से पहले, ठीक है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ बट मैं यहाँ आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि उसको सॉल्व करने से पहले 2-3 बातें अपने को पता होनी चाहिए। उसमें से क्या क्या है कि जितने भी ITF हैं, 6 ITF है अपने पास, उन सब का अपने को डोमेन और रेंज पता होना चाहिए। डोमेन रेंज का मतलब क्या है? डोमेन का मतलब होता है द वैल्यूज ऑफ x वेयर फंक्शन इज डिफाइंड एंड रेंज इज़ व्हाट? रेंज इज़ पॉसिबल आउटपुट ऑफ फंक्शन। उस फंक्शन का जो पॉसिबल आउटपुट होगा उसको क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे। और जो इनपुट है, डिफाइंड इनपुट है, जिस वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन होगा, दैट इज़ कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन। सिंपली ऐसा समझो कि x का मान जिसके लिए कोई भी फलन डिफाइन होगा उसको क्या बोलते हैं? उसको डोमेन बोलते हैं। और y का मान, ठीक है, x रखोगे तो कुछ तो y आएगा ना, तो y का जो वैल्यू होता है दैट इज़ कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन। तो जो पहला इन्वर्स फंक्शन है साइन इन्वर्स एक्स, इसका डोमेन क्या होता है? -1 से 1। डोमेन का मतलब वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब एक्स कहाँ से कहाँ के बीच में रह सकता है? -1 से 1 के बीच में। और ये है रेंज, ठीक है। रेंज क्या रहेगा? -π/2 से π/2 के बीच में रहेगा। कॉस इन्वर्स एक्स, इसका भी डोमेन क्या रहेगा? -1 से 1। और जो इसका रेंज है वो कहाँ से कहाँ रहेगा? 0 से π। आपकी सुविधा के लिए, खास आपकी सुविधा के लिए मैंने बाजू में इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर दिया। आपको अगर थोड़ा सा ग्राफ अगर ध्यान रहेगा तो आंसर कैलकुलेट करने में दैट इज वेरी हेल्पफुल। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स, दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। इसका जो रेंज आप देखोगे तो रेंज कहाँ से कहाँ चल रहा है? 0 से π में चल रहा है। और डोमेन क्या है? -1 से 1 में। टैन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स, इन दोनों का डोमेन क्या है? R है। ग्राफ से दिख रहा है कि टैन इनवर्स एक्स का ग्राफ है और ये कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ है। टैन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो क्या होता है? -π/2 से π/2। और कॉट इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो होता है 0 से π, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स का भी क्या होता है? 0 से π, बट ये क्लोज होता है। कॉट का क्या होता है? 0 से π। अगेन सेक इनवर्स एक्स, इसका डोमेन क्या होता है? -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। और कॉसेक इनवर्स एक्स का भी जो डोमेन होगा -∞ से -1 क्लोज यूनियन क्लोज 1 to इन्फिनिटी। अब इन दोनों के रेंज के बारे में हम लोग देखते हैं। इसका भी जो रेंज होगा वो 0 से π होगा, बट इसमें π/2 जो होगा वो इसके रेंज में इंक्लूड नहीं होगा। मतलब सेक इनवर्स एक्स का जो रेंज होगा वो 0 से π में आएगा, बट π/2 नहीं आ सकता, ठीक है। उसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स का जो रेंज होगा वो -π/2 से π/2 होगा, बट उसमें 0 इंक्लूड नहीं होगा। बाजू में हम लोगों ने थोड़ा सा ग्राफ भी ड्रॉ कर लिया है। ये अपने को पता है कि ये ग्राफ कैसे आते हैं। अब मैं आपको जो काम की बात बताना चाह रहा हूँ, काम की बात मतलब आइडिया जो होगा, आइडिया नंबर 1, आप क्या करो, 1, 3 एंड 6 को देखो। 1 में क्या है? साइन इनवर्स एक्स। 3 में क्या है? टैन इनवर्स एक्स। और 6 में क्या है? कॉसेक इनवर्स एक्स। इन सब के रेंज पे एक बार गौर करो। -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। तो हम लोग क्या करेंगे, इनवर्स के जो ये जो 6 जो अपने पास रेशियो है, इनको हम लोग क्या करेंगे, 2 फोल्डर में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। 2 ग्रुप में हम लोग इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। एक ग्रुप होगा 1, 3, 6 और ग्रुप नंबर 2 जो होगा दैट इज 2, 4 एंड 5। सही है। 2, 4 और 5 को देखो। कॉस इनवर्स एक्स रेंज कहाँ से कहाँ आया? 0 से π में। सेक इनवर्स एक्स रेंज कहाँ से आया? 0 से π में। कॉट इनवर्स एक्स रेंज कहाँ से कहाँ आया? 0 से π में। तो यहाँ से जो एक काम का इंफॉर्मेशन निकल के आया, या तो आंसर इस ग्रुप में आएगा -π/2 से π/2 के बीच में, या फिर 0 से π में। बहुत काम की बात है, इसको ध्यान रखना कि आंसर इसी में आएगा। अब ये अपने को पता है कि साइन इनवर्स एक्स या कॉस इनवर्स एक्स कुछ भी लिखा हुआ है, बेसिकली अगर मैं
यहाँ पे उसको डिस्कस करूँ तो ये आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। यहाँ तक एक पूरी बात आपको समझ में आनी चाहिए। जहाँ आपको समझ में नहीं आएगा तो आप लोग क्या करोगे कि आप लोग बताओगे, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं समझ में आ रहा है। डिटेल में समझेंगे और बहुत बेसिक से समझेंगे, छोटी छोटी बट कुछ काम की बातें। मुझे पता है कि आपको पता होगा, बट फिर भी एक बार इसको समझ लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? इसका आंसर आएगा अल्फ़ा। और अल्फ़ा क्या होगा? अपने आप में एक एंगल होगा, ठीक है। तो आप बोलोगे कि ये आप कैसे बोल सकते हो कि अल्फ़ा एक एंगल ही होगा? हाँ, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो साइन के साथ जो एक्स लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है डोमेन, तो साइन के साथ जो भी आएगा वो क्या आएगा? -1 से 1 के बीच में आएगा इनपुट। मतलब एक्स का जो वैल्यू रहेगा वो कहाँ से कहाँ तक रहेगा? द वैल्यू ऑफ एक्स लाइज बिटवीन -1 to 1। और इसका जो आंसर आएगा, आउटपुट जो आएगा, वो किस रेंज में आना चाहिए? -π/2 से π/2 के बीच में। ये पहले से साइन इनवर्स एक्स को जैसे डिफाइन किया तो ये दोनों बात डिफाइन हो गई, उसके बाद ही डिफाइन हो गई। ये सही बात है। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि साइन इनवर्स एक्स हो, कॉस इनवर्स एक्स हो, टेन इनवर्स एक्स हो, ये जितने भी ITF हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? किसी एंगल में आएगा उसका आंसर। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू अल्फा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि एक्स क्या लिखा हुआ है? दिस इज साइन अल्फा। इसको समझते हैं कि एग्जांपल के साथ। अगर ऐसा लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स 1/√2, तो साइन इनवर्स √2, इसको अगर आपसे कोई पूछता है कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए कि द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 क्या होगा? एक एंगल होगा। ये तो क्लियर है कि एक एंगल होगा ही होगा। दूसरी बात, अब ये सोचो, थोड़ा सा ऐसा सोचने की आदत डालो कि साइन थीटा में थीटा क्या रखा जाए कि साइन थीटा का जो वैल्यू है वो 1/2 आ जाए। तो आपको पता है कि साइन 45 डिग्री अगर होगा, मीन्स π/4 अगर होगा, तो साइन का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? 1/√2 आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? π/4। इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके, कि 1/√2 इक्वल टू, इसको थोड़े टाइम के लिए बोल दिया अल्फ़ा, तो दिस इज साइन अल्फ़ा। अब आपको ये सोचना है कि साइन अल्फ़ा का वैल्यू 1/√2 कब होगा? तो आप बोलोगे कि साइन अल्फ़ा का वैल्यू 1/√2 तब होगा जब अल्फ़ा का वैल्यू क्या हो जाएगा? π/4। ठीक है। दूसरी बात सुनना, पहला। सेकंड, कोई आपसे बोलता है कि कॉस इनवर्स -1/√2, इसका वैल्यू लेके, इसका वैल्यू क्या होगा? तो ये तो अपने को पता है कि इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? कोई एंगल आएगा। बट अब ध्यान रखना कि कॉस इनवर्स के लिए यहाँ पे जो x है वो क्या है? वो तो -1 में चलेगा, बट उसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? 0 से पाई में आएगा। ठीक है। तो आंसर कहाँ से कहाँ आना चाहिए? 0 से पाई में आना चाहिए। अब इसके लिए सोचना चालो क्या कि कॉस का वैल्यू, अब इसको क्या थोड़ा टाइम के लिए अल्फ़ा बोल दिया समझने के लिए, तो यहाँ से -1/√2 इक्वल टू में क्या हो गया? कॉस अल्फ़ा। अब सोचो कि अल्फ़ा का वैल्यू मैं क्या रखूँ कि इसका वैल्यू क्या आ जाए? इसका वैल्यू आ जाए -1/√2। तो ये अपने को पता है कि कॉस थीटा जो है वो क्या है? सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि कॉस अल्फ़ा इक्वल टू कॉस पाई माइनस π/4, क्योंकि ये अपने को पता है कि कॉस माइनस पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो इसका वैल्यू तो -1/√2 ही लिखा हुआ है। यहाँ से देखो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? कॉस अल्फ़ा इक्वल टू कॉस, दिस इज 3π/4। यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू क्या आ गया? 3π/4। सही है। अब देखो, अगर किसी ने ऐसा बोला कि tan इनवर्स 1 का वैल्यू लेके आओ, तो देखो tan इनवर्स 1, तो ये देखो ये किस ग्रुप का फंक्शन है? ग्रुप 1 का या फिर ग्रुप 2 का? ये आपका है ग्रुप 1 और दिस इज ग्रुप 2।
तो ग्रुप 1 में जो है वो 3 फंक्शन है अपने पास, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, -π/2 से π/2 के बीच में आता है। तो इसके लिए सोचा कि टैन इनवर्स 1, तो टैन का वैल्यू, थीटा का वैल्यू क्या रहा होगा कि टैन का वैल्यू 1 आया होगा, टैन थीटा का वैल्यू 1 आया होगा। तो ये तो कोई भी बता सकता है कि ये क्या है, π/4 रहा होगा, क्योंकि जब आप टैन π/4 डालोगे तो टैन π/4 इज 1, ठीक है। और ये अपने को पता है कि टैन π/4 1, इसका मतलब क्या होगा कि टैन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, π/4। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कशन एक्सरसाइज 2.1 का। सो दिस इज चैप्टर एक्सरसाइज 2.1 NCERT, ठीक है। NCERT का हम लोग एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो, सिर्फ NCERT करने से ही आपका काम हो जाएगा तो मैं बोलूँगा कि कतई नहीं होगा। बट हाँ, एक आपका जो बेसिक जो एक टेंशन है, और स्पेशली कोरोना काल में, तो आपका कम से कम ये भी जो टेंशन है, कम से कम NCERT तो पता हो, टेक्स्ट बुक तो कम से कम अपने को पता हो। तो ये मैं पहले आपको NCERT पहले डिस्कस कर दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, और भी डिटेल में जाएंगे। हम लोग भी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 है साइन इनवर्स -1/2। अब देखो, बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है, साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। तो पहला तो ये बताओ कि साइन इनवर्स x, इसका जो आंसर आएगा वो कहाँ से कहाँ आएगा। ये डायग्राम बहुत काम करने वाला है, -π/2 से π/2 के बीच में, ठीक है, क्योंकि साइन इनवर्स का औकात ही उतना है, उससे ज़्यादा जा नहीं सकता है। बट प्रॉब्लम यह है कि साइन इनवर्स में क्या है, निगेटिव है एक, सही है ना। तो अगर निगेटिव है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो क्वांटिटी निगेटिव है, तो साइन इनवर्स x, तो ये सोचो कि साइन का वैल्यू -1/2 कब आएगा। तो सीधी सी बात है कि साइन जब 4th क्वाड्रेंट में होगा तो क्या आएगा, निगेटिव आ जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -π/6, काम खत्म। अब ये लग रहा होगा कि ये कैसे कर दिया, या फिर इतना ही लिखने से काम हो जाएगा क्या, या फिर एग्ज़ाम में इसके मार्क्स मिल जाएंगे। ये समझने के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके लिए अगर आप जानना चाहते हो, इसके बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है, एक दो नहीं, बहुत सारे मेथड है, आप किसी भी मेथड से जा सकते हैं। बट एक प्रॉपर्टी अगर आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है। तो आप हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टी नंबर 1, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का प्रॉपर्टी नंबर 1। ये जो एक्सरसाइज है वो प्रॉपर्टी 1 पे ही बेस्ड है। तो प्रॉपर्टी 1 क्या बोलता है, फर्स्ट साइन इनवर्स -x, दिस इज माइनस ऑफ साइन इनवर्स x। फिर सेकंड है कॉस इनवर्स -x, दिस इज पाई माइनस कॉस इनवर्स x। थर्ड tan इनवर्स -x, दिस इज माइनस ऑफ tan इनवर्स x। फोर्थ cot इनवर्स -x, पाई माइनस cot इनवर्स x। फिर फिफ्थ cosec इनवर्स -x, दिस इज माइनस ऑफ cosec इनवर्स x। एंड सिक्स sec इनवर्स -x इज पाई माइनस sec इनवर्स x, ठीक। अब देखो, इसका प्रूफ भी जो है ये मैंने आपको पहले से बताया था कि इसी ग्रुप में हम लोग याद भी रखेंगे। यहाँ पे भी देखो, मैंने फॉर्मूला उसी ग्रुप में लिखा है आपके लिए, 1 3 5 2 4 6 साइन टैन कॉसेक, साइन टैन कॉसेक, टनाटन, माइनस साइन बाहर, ठीक है। और दूसरा है कॉस सेक कॉट, कॉस सेक कॉट, इसमें क्या है, पाई माइनस करके आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, चलो इसका प्रूफ देखते हैं थोड़े टाइम के लिए। अब क्या किया कि साइन इनवर्स
माइनस एक्स को बोल दिया मैंने थीटा, बोल सकते हैं आप। फिर क्या किया, इन्वर्स का प्रॉपर्टी यूज़ किया, तो माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ तक सही है। फिर क्या किया, इस माइनस को इधर ले गया या फिर दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन थीटा। और ये आपको बचपन से पता है। बचपन से पता है का मतलब क्या है कि साइन माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, माइनस साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा। तो इसको अंदर ले जाओ, साइन ऑफ माइनस थीटा, दिस इज एक्स। फिर क्या किया, चालाकी से इस साइन को इधर लेके आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस थीटा, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। जब आपने थीटा एज्यूम किया था, यहाँ पे क्या एज्यूम किया था, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा। और यहाँ पे मैंने फिर से ये प्रूव कर दिया कि थीटा का वैल्यू ये है, तो इसके दोनों साइड में क्या है, RHS इक्वल है, तो 100%। LHS को भी क्या करना होगा, झक मार के इक्वल तो होना ही होगा, नहीं तो काम बनेगा नहीं। अच्छा, उसी तरह से पाई वाला कर देता हूँ, जैसे कि कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, इसको भी क्या करेंगे, थीटा बोल देंगे। थीटा बोलने के बाद क्या है, ये आपको पता है कि अगर कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू अल्फ़ा मैंने लिखा, तो ये आपको पता है कि एक्स क्या होगा, कॉस अल्फ़ा के बराबर होगा। ठीक, तो कॉस इनवर्स को इधर लेके आओ, तो माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। फिर क्या किया, दोनों साइड प्यार से माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया, तो ये तो क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस को, माइनस माइनस का प्यार होता है, और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है, माइनस माइनस मिल जाते हैं। सो दिस इज एक्स, और ये क्या जाएगा, माइनस का कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा देख करके आपका दिमाग का बल्ब जलना चाहिए कि अगर माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है, तो माइनस कॉस थीटा का मतलब होता क्या है। आप इस बात पे अगर एग्री कर गए तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। माइनस कॉस थीटा को ऐसा लिख सकता हूँ मैं, कॉस पाई माइनस थीटा लिख सकता हूँ ना, तो ये एक्स के इक्वल है। देखो यहाँ तक सही है। तो दिस इज कॉस पाई माइनस थीटा। अब यहाँ तक अगर आपने बात समझ ली है, तो उसके बाद आप ये भी बोल दोगे कि यही फंडा यूज़ करूँगा कि कॉस अल्फ़ा इक्वल टू एक्स है, तो कॉस अल्फ़ा इक्वल टू एक्स है, तो एक्स इक्वल अल्फ़ा इक्वल टू क्या है, कॉस इनवर्स एक्स। इसको फिर से इधर लेके जाओ, सो दिस इज कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस थीटा। सही है। और आपका थीटा क्या था भाई साहब, आपका थीटा क्या था, आपका थीटा था कॉस इनवर्स माइनस एक्स। ये बात समझ में आई, थीटा आपका क्या था, कॉस इनवर्स माइनस एक्स। तो वैल्यू रख दो, कॉस इनवर्स एक्स, दिस इज पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। आपने यही तो बोला था कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, इसके इक्वल हो जाए, इसको लेके उधर चले जाओ। सो दिस इज कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सिमिलरली आप इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी में हम लोगों ने सीखा क्या, प्रॉपर्टी में हम लोगों ने ये सीखा कि साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स, और कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप देखो, ये क्वेश्चन क्या बोलता है आपके लिए, ये क्वेश्चन आपके लिए बोल रहा है कि साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, अब थोड़ा सा फंडा सोचने में आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। तो साइन इनवर्स -1/2, तो सबसे पहले तो ये चेक करो कि इसका जो इनपुट है क्या ये -1 से 1 के बीच में है, क्योंकि साइन -1 से 1 के बीच में ही डिफाइन होगा साइन इनवर्स एक्स। तो हाँ, -1/2 तो क्या है, -1 से 1 के बीच में तो है। तो आपने ऐसा लिखा प्रॉपर्टी को यूज करते हुए कि साइन इनवर्स -1/2, दिस इज व्हाट, दिस इज माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1/2। और साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू तो आपको पता है कि साइन इनवर्स 1/2 कब होगा, जब ये
पाई बाई 6 हो जाए, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाई 6। ठीक है, कॉपी करिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज 2.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट कॉस इनवर्स √3/2। कितने लोग इसका आंसर बिना कैलकुलेट किए हुए दे सकते हैं? कितने लोग इसका आंसर बिना कैलकुलेट किए हुए दे सकते हैं? क्या दिख गया? पाई बाई 6 दिख गया ना? सही है। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि इसको थोड़ा सा और डिटेल में सॉल्व करें हम लोग, तो थोड़ा सा टाइम, चलो मन नहीं लग रहा है, थोड़ा सा मन लगाने के लिए, अब चूँकि आप पहली बार सीख रहे हो तो थोड़ा सा मन लगा के सीखो। इसको क्या करेंगे, इसको y बोल देंगे। y नहीं बोलूँगा मैं, अल्फ़ा चूँकि लेके मैं चल रहा हूँ तो मैं अल्फ़ा ही बोलूँगा। अल्फ़ा हो या बीटा, सबको हमने पीटा। ठीक है, ये जब से स्कूल कॉलेज बंद हुए हैं ना, तब से यही हो रहा है, अल्फ़ा या बीटा सबको हमने पीटा। ठीक है, तो कॉस इनवर्स √3/2 इसको क्या बोल दिया, अल्फ़ा बोल दिया। अच्छा, आपको देखना क्या क्या होता है कि कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है। डोमेन का मतलब क्या होता है कि एक्स क्या क्या होना चाहिए, -1 से 1 होना चाहिए, और इसका रेंज क्या होता है, डोमेन लिखता हूँ मैं, और रेंज क्या होना चाहिए, इसका रेंज होना चाहिए 0 से पाई के बीच में। सही है। अब देखो इधर, आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि कॉस इनवर्स दिस, तो √3/2 इक्वल टू कॉस अल्फ़ा। अब खुद से पूछो कि अल्फ़ा का वैल्यू क्या आ जाए, कि कॉस अल्फ़ा का वैल्यू क्या आ जाए, √3/2। तो ये आप बता दोगे कि ये आ जाए पाई बाई 6 आ जाए। ठीक है, अब चेक कर लो कि ये जो आंसर आना चाहिए वो 0 से पाई में लाई करना चाहिए। 0 से पाई में लाई कर रहा है, सही है। ठीक है, नहीं तो अपने मेथड से भी हम लोग जा सकते थे, डायरेक्ट हम लोग अपने मेथड से भी जा सकते हैं। डायरेक्ट इस एंगल को देखा और लिख दिया। ओके, अगला क्वेश्चन अपने पास कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स -2। अच्छा देखो, ये मैंने आपको बताया था कि ये किस ग्रुप का फंक्शन है, ग्रुप नंबर 1 का। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, π/2 से π/2 के बीच में आएगा। 0 नहीं आ सकता आंसर में, तो वो ऐसे भी दिख रहा है कि हाँ वो नहीं आएगा। अब कॉसेक के लिए थोड़ा सा सोच लेते हैं कि कॉसेक का जो डोमेन है, कॉसेक इनवर्स का डोमेन क्या होता है, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। और रेंज की बात तो अपने को पता है कि रेंज क्या हो जाएगा, -π/2 टू π/2 -0। सही है। अब देखो इधर कि कॉसेक के साथ क्या है, इनपुट जो है वो किस में है, माइनस में। अभी जस्ट फॉर्मूला बताया, प्रॉपर्टीज, कि कॉसेक इनवर्स -x क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉसेक इनवर्स x। अब देखो कि कॉसेक का वैल्यू कॉस थीटा का वैल्यू 2 कब आएगा, सोचो। कॉसेक थीटा का वैल्यू 2 कब आएगा, कॉसेक थीटा का वैल्यू 2 तब आएगा जब थीटा का वैल्यू क्या हो जाए, π/6 हो जाए 30 डिग्री के लिए। सही है, तो इसका जो आंसर आएगा अपने पास वो क्या आ जाएगा, -π/6। अब आपको ये देखना है कि -π/6 -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। हाँ कर रहा है, बहुत सही। यहाँ पे कहीं पे अगर आए, यहाँ पे कहीं पे क्या आएगा, -π/6 का वैल्यू आएगा। ठीक है, दूसरा मेथड तो ऐसा भी था कि इसी को क्या करते आप, इसी को आराम से आप y बोल देते। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है कि आप कॉसेक थीटा का वैल्यू वहाँ से लेके आते। दोनों में से जो अच्छा लगे, मैं दोनों बताता जा रहा हूँ आपको, दोनों में से आपको जो अच्छा लगे आप उसको यूज़ करो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि tan इनवर्स। अब tan इनवर्स के लिए बताओ कि इसका जो डोमेन होगा, इसका डोमेन तो चल जाएगा इसको r, x का कोई भी वैल्यू चलेगा। रेंज की अगर मैं बात करूँ तो tan का जो रेंज आता है वो क्या आता है, -π/2 से π/2 के बीच में आता है। ठीक है, बट -π/2 टू π/2 पे कैसा है, ओपन है। तो अब सोचो कि tan का वैल्यू -√3 कब होगा। तो ऐसा सोचो कि tan इनवर्स -x है ना, तो इसको ऐसा लगेगा माइनस ऑफ tan इनवर्स x। अब तो सोचने में आसानी होगा, tan का वैल्यू √3 कब होगा, 30 डिग्री के लिए क्या होगा 1/√3, 45 के लिए क्या होगा 1, और 60 के लिए क्या हो जाएगा √3। तो ये तो अपने को दिख गया कि इसका वैल्यू कब आ जाएगा, π/3, 60 डिग्री के लिए। सही है, आंसर -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। यस करेक्ट है।
अगला जो है वो कॉसेक इनवर्स -1/2। अब देखो ये क्या आ गया, ग्रुप 2 का फंक्शन आ गया कॉसेक इनवर्स। तो ये अपने को पता है कि इसका जो डोमेन आएगा, इसका डोमेन तो आएगा -1 से 1 के बीच में, बट इसका जो रेंज आएगा कॉस का, कॉस इनवर्स एक्स का, इसका रेंज क्या जाएगा 0 से पाई में। और ये अपने को पता है कि कॉस इनवर्स -x क्या होता है, कॉस इनवर्स -x क्या होता है, अभी जस्ट बताया, ये आ जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो पाई को तो एज इट इज रहने दो। अब सोचो कि कॉस का वैल्यू 1/2 कब होता है, सोचो कॉस का वैल्यू 1/2 कब होता है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। अगर ये पता नहीं होगा तब तो काम खराब हो जाएगा। कॉस 60 डिग्री के लिए 1/2 होगा, सही है। तो दिस इज π/3। तो पाई माइनस π/3 क्या आ जाएगा 2π/3। अब देखो कि 2π/3 0 से पाई में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, देख के बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, आंसर तो पहले से पता अपने को कि आंसर क्या आ जाएगा -π/2 से π/2 के बीच में आएगा, वो भी सही है। और एक प्रॉपर्टी भी अपने को पता है कि tan इनवर्स -x क्या होता है, माइनस ऑफ tan इनवर्स x। इसको ऐसा लिख लिया tan इनवर्स 1, ठीक है, माइनस ऑफ tan इनवर्स 1। और आंसर तो अपने को पता है कि -π/2 से π/2 के बीच में ही दौड़ने वाला है। तो ये तो tan, अब सोचो कि tan का वैल्यू, tan थीटा का वैल्यू 1 कब आता है, जब थीटा क्या हो π/4। चेक कर लो ये जो आंसर है वो -π/2 से π/2 के बीच में है या नहीं है, एग्जाम में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/√3। अच्छा, कितने लोगों को ये पता है कि इसका आंसर 0 से पाई के बीच में आएगा? सबको पता है, बहुत अच्छी बात। जल्दी से करके बताओ तो आंसर क्या आएगा अपना। ठीक है, सेक इनवर्स है, अपने को पता है कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या है 0 से पाई के बीच में ही आने वाला है। अब ये अपने को सोचना है कि सेक का वैल्यू, सेक थीटा का वैल्यू 2/√3 कब होता है। तो इसको उल्टा करके सोच लो ना, कॉस थीटा √3/2 कब होता है 60 डिग्री के लिए, सॉरी 30 डिग्री के लिए, ओके, π/6 के लिए। तो सेक थीटा का वैल्यू 2/√3 कब होगा, तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाए π/6। सही है, आंसर चेक कर लो, 0 से पाई के बीच में है ना, हाँ सही है। चलिए इसके आगे बढ़ेंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे। अगला क्वेश्चन है कॉट इनवर्स √3। क्वेश्चन नंबर 8, कॉट इनवर्स √3। बहुत लोगों को पता होगा, इसका भी आंसर 0 से पाई के बीच में आएगा। सोचना यह है कि कॉट थीटा का वैल्यू √3 कब होता है। इसको तो ऐसे भी सोच सकते हैं ना, इसको y बोल दिया थोड़े टाइम के लिए और इसको ऐसा लिख लिया cot y = √3। ठीक, तो y क्या होगा π/6। सही है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, जल्दी कमेंट करेंगे, जल्दी बताएंगे, ताकि मैं आपको, ये बहुत बेसिक बात है। स्टार्टिंग में जो टाइम लेना था मैंने टाइम लेकर के आपको अच्छे से समझाया लेक्चर के स्टार्टिंग से ही। अगला क्वेश्चन नंबर 9, ये आप ही को सॉल्व करना है, मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/√2। अब देखो, अब अपने को ये भी पता है ना कि कॉस इनवर्स, ये तो पता है कि आंसर 0 से पाई के बीच में लेके आना है, ये तो कंफर्म हो जाओ। क्वेश्चन दिखे पहले से ये कंफर्म हो जाओ कि आंसर किस इंटरवल के बीच में आने वाला है। मगर यहाँ पे क्या है, कॉस के साथ क्या है, निगेटिव है इनपुट। तो ये हम लोगों ने पढ़ा कि ये क्या हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2 पाई माइनस। अब कॉस का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू 1/√2 कब होता है, थीटा के किस
मान के लिए कॉस का वैल्यू 1/√2 होता है, तो ये तो सबको पता ही होता है π/4 के लिए, तो ये आ जाएगा 3π/4। ठीक है, किसी की खोपड़ी में ऐसा तो नहीं आ रहा ना। देखो कभी कभी होता क्या है कि कोई स्टूडेंट यहाँ पे आर्गूमेंट करने लग सकता है। उसका आर्गूमेंट क्या होगा, सुनना ज़रा ध्यान से, कि कॉस थीटा का वैल्यू आपने बोला कि 3π/4 पे कैसा आएगा, 3π/4 पे -1/√2 आएगा, एग्रीड। बट वो बोलेगा कि सर कॉस का वैल्यू अगर मैं थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में ले लूँ तो भी तो उसका वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा, सेम वैल्यू आएगा। हाँ, बात तो उसकी एकदम सही है, क्योंकि अगर ये जो है, ये जो एंगल है, अभी मैंने क्या किया, π-π/4 किया, और आप ये बोल रहे हो कि सर π + π/4, मतलब 5π/4 पे भी तो वैल्यू क्या आ जाएगा, -1/√2। तुम्हारी बात एकदम सही है, एकदम करेक्ट है। इसके लिए भी वैल्यू क्या आ जाएगा, -1/√2 आएगा। बट सुनना कॉस इन्वर्स को जो हम लोगों ने डिफाइन किया है, उसके लिए जो हम लोगों ने प्रिंसिपल ब्रांच जो सेलेक्ट किया है, उस ब्रांच का जो रेंज आता है वो क्या है, 0 से π के बीच में। ठीक है, ये स्टार्टिंग से ही बताता जा रहा हूँ कि ये जो कॉस इन्वर्स है, ये जो आप इसको देख रहे हो, ये डिफाइन ही तब होगा जब इसका x क्या हो, -1 से 1 के बीच में हो, और इसका जो आउटपुट है जिसको हम लोग y बोलेंगे, इसका y कहाँ से कहाँ हो, 0 से π के बीच में। दिस इज स्टैंडर्ड ब्रांच या फिर स्टैंडर्ड रिजल्ट जिसको लेके हम लोग आगे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, क्योंकि जब देखो कि tan इनवर्स -1, तो यहाँ पे आप ये भी आर्गूमेंट दे सकते हो ना कि tan इनवर्स -1 है, तो कोई ये भी तो लिख सकता है ना। देखो आर्गूमेंट क्या है कि tan इनवर्स -1, तो आपका आर्गूमेंट बहुत सादा है कि इसको आप थीटा बोलते हो, ये अच्छा tan इनवर्स सही है। तो tan इनवर्स जो ये -1 है, तो आपका आर्गूमेंट क्या है कि आप इसको ऐसा लिखे 1 - tan थीटा। मतलब आपको मतलब यह है कि tan थीटा का वो वैल्यू जिसके लिए ये क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, -1 आ जाए। तो यही ना, तो ऐसे तो थीटा के दो वैल्यू पॉसिबल है। एक वैल्यू तो आपको 3π/4 ये पॉसिबल है, और दूसरा वैल्यू क्या है, -π/4 पॉसिबल है। बट हम लोगों ने जो tan का ग्राफ देखा, tan का जो ग्राफ देखा, आप ध्यान से देखना, क्योंकि ये बहुत बारी ये आर्गूमेंट रहता है और इससे कन्फ्यूज़न रहता है लोगों को, और पूरी क्लास ख़त्म करने के बाद भी ये कन्फ्यूज़न दूर नहीं होता, और हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन पे सामने वाला गड्ढा खोद के रखता है और आपको फंसा देता है। क्योंकि एग्जामिनर को पता है, क्या पता है कि आप कहाँ पे फंसोगे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन को उसी हिसाब से फ्रेम करेगा। देखो tan का जो ग्राफ होता है, tan इनवर्स x का, उसका ग्राफ होता है कुछ ऐसा। ठीक है, ये जो लाइन है ये π/2 का लाइन है, और ये जो लाइन है वो -π/2 का लाइन है। मतलब tan इनवर्स x कैसा फंक्शन है, ये क्या, एक बाउंडेड फंक्शन है। ठीक है, जो -π/2 से π/2 के बीच में क्या है, बाउंडेड है। तो इसमें x एक्सिस पे तो तुम कहीं भी भाग सकते हो, x एक्सिस पे तो तुम कहीं भी भाग सकते हो, बट y एक्सिस पे क्या है, y एक्सिस पे तुम कहाँ से कहाँ भाग सकते हो, -π/2 से π/2 में ही भाग सकते हो। ठीक, क्यों भाग सकते हो, क्योंकि जो tan का जो इन्वर्स हम लोगों ने डिफाइन किया है वो कहाँ से कहाँ डिफाइन किया, -π/2 से π/2 का जो ब्रांच है उसी का इन्वर्स डिफाइन किया हम लोगों ने। ठीक, तो आंसर में तो ये tan थीटा का वैल्यू अगर 3π/4 डालोगे तो भी आएगा -1, और tan थीटा का वैल्यू -π/4 डालोगे तो भी आएगा -1। बट जो आपने इसको डिफाइन करने के साथ आपने क्या किया कि कुछ रिस्ट्रिक्शन पहले से ही इस पे इम्पोज कर दिया। जैसे कि आप ये मान के चलते हैं कि जो भी आपके यहाँ का जो आपके जो सिस्टम में जो भी लोग काम करते हैं, तो वो क्या है, वो शपथ लेते हैं ना कि मैं शपथ लेता हूँ कि मैं न्याय करूँगा, ईमानदार रहूँगा, फलाना ढिमकाना, ये वो ऐसा शपथ लेते हैं ना। तो ये अंडरस्टूड है कि वो आदमी वैसा रहेगा। अब क्या करेगा नहीं करेगा वो बात की बात है, वो तो तुम अपने पे भी अप्लाई कर सकते हो ना। पढ़ाई करने के लिए आप बैठते हैं, मोबाइल एकदम मस्त रिचार्ज करा के रखा हुआ है, बट सारा डेटा जाता किधर है,
कभी पबजी खेल रहा है, कोई कोई सब्जी खेल रहा है, कोई लूडो खेल रहा है। हाँ, तो ये एप्लीकेशन तो हर एक पे होता है लागू। आदमी का क्या है ना कि आदमी अपने मामले में सबसे बड़ा वकील और दूसरे के मामले में सबसे बड़ा जज होता है। मतलब दूसरा का इतना गलती दिखाने की जजमेंट, और अपना मतलब भाई साहब गुनाह भी कर देगा ना, कुछ भी कर देगा तो उसमें अपना सफाई हमेशा पेश करता रहता है। तो ये हम लोगों की आदत है, हम लोगों की क्या, जितने लोग हैं सबकी ये आदत है कि अपने मामले में सबसे बड़ा वकील और दूसरे के मामले में सबसे बड़ा जज हम ही लोग हैं। तो पहले तो अपना काम अच्छे से करो, दूसरे का काम का हम लोग देख लेंगे, ठीक। चलो, और ऐसे भी कोरोना काल में क्या है ना, किसी के काम पे कुछ बोलना जो है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसे अभी हालात हैं देश के कि आप सुरक्षित रहो, ढंग से रहो, घर में रहो, साथ में कुछ पढ़ लो, इसी में तुम अपना खुद का भला कर लो, इसी में दूसरे का भला है। मतलब आप अगर अपना भला का मतलब है कि अगर आप अपनी सुरक्षा करते हैं, आप अपने लिए थोड़ा सा प्रोटेक्शन लेते हैं, केयरफुल रहते हैं, थोड़ा सा सिंसियर रहते हैं अपने हेल्थ को लेकर के, कहीं बाहर नहीं जाते हैं बिना काम के, या फिर ऐसे भी नहीं जाते हैं, खुद का ध्यान रखते हैं, घर वालों का ध्यान रखते हैं, तो आप समझो कि पूरे कंट्री का ही नहीं, पूरे वर्ल्ड का तुम मदद करो। तुम सुपर हीरो, तुम हिडन सुपर हीरो है, जिसकी पावर को दुनिया वाले अभी पहचान नहीं पा रहे हैं। जब दुनिया बचेगी तो तुमको एक थैंक यू का फूल भेजा जाएगा। स्पेशली मैं तो भेजूंगा ही भेजूंगा कि दुनिया को बचा लिया गया, ठीक है। तो अभी जो मैं बात कर रहा था उसमें क्या है कि tan इनवर्स, तो हर एक बार ऐसा होगा कि थीटा का 2 वैल्यू आ सकता है, ओके। बट अपने को ये देखना है कि जो हम लोगों ने जो वैल्यू इसको डिफाइन करने के लिए, जैसे tan को जब डिफाइन किया था तो मैंने आपको बताया कि ये रिस्ट्रिक्ट हो गया -π/2 से π/2 के बीच में, इसलिए आंसर जो होगा वो -π/2 एक्सेप्टेड है और 3π/4 क्या किया, रिजेक्ट किया। तो वो यहाँ भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने ये नहीं समझा, ठीक है, आपने ये नहीं समझा तो फिर पूरा का पूरा जो चैप्टर का जो कंसेप्ट था ना वो आपने मिस कर दिया, ठीक है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक की बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोगों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत ही साधारण है, मैं चाहूँगा कि आप मेरे लिए करके बताएं ज़रा। क्वेश्चन है कॉसेक इनवर्स माइनस √2, ठीक है, कॉसेक इनवर्स माइनस √2, सही है। अब कॉसेक इनवर्स माइनस √2, तो देखो कॉसेक का जो डोमेन होता है, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि इस चैप्टर में अब हम लोगों को यही करना ही है। इसका डोमेन होगा -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞, और रेंज बता दो जरा साथ के साथ, इसका रेंज क्या हो जाएगा -π/2 टू π/2, और 0 नहीं होगा, 0 को छोड़ के। तो देखो ये आ जाएगा कॉसेक इनवर्स √2, प्रॉपर्टी यूज कर दिया। अब देखो कॉसेक का वैल्यू √2 कब होगा, थीटा के किस वैल्यू के लिए कॉसेक का वैल्यू √2 होगा, सबको पता है π/4। सो आंसर क्या आ जाएगा -π/4। अब इसी क्वेश्चन को मैं ऐसा लिखता हूँ कि मुझे ये बताओ कि कॉसेक इनवर्स 1/√2 इसका वैल्यू बताओ। हाँ जल्दी से, कॉसेक इनवर्स 1/√2। अब देखो जरा ध्यान से देखना इधर, पहले तो ये सोचो कि ये जो मैंने लिख के दिया आपको, क्या वो डिफाइन है क्या, पहला क्वेश्चन तो ये। तो कॉसेक को इनपुट में क्या चाहिए, कॉसेक को इनपुट में चाहिए -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। बट ये जो कॉसेक के साथ जो लिखा हुआ है, कॉसेक इनवर्स के साथ जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, 1/√2 लिखा हुआ है। तो क्या ये इसके डोमेन में आता है क्या, नहीं आता है ना। 1/√2 का वैल्यू क्या आएगा, इसके डोमेन में नहीं आएगा। तो ये क्या है, नॉट डिफाइंड। ऐसा नहीं कि किसी ने ऐसा बोल दिया साइन इनवर्स 3/2, ठीक है, और इसका वैल्यू लेके आओ, तुम इसको ऐसा लिख दिया y, और यहाँ से वैल्यू निकाल के लेके आ गए, आएगा ही नहीं ना। साइन इनवर्स को क्या चाहिए, -1 से 1 के बीच में चाहिए। ये क्या है, 3/2 क्या हो जाएगा, 1.5 करके आएगा। तो ये तो डिफाइन ही नहीं हुआ ना। तो आंसर क्या खोज रहे हो, पहले उसको डिफाइन तो कर लो, उसके बाद हम लोग आंसर भी ढूंढ लेंगे, ठीक।
चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन है आपके लिए tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स 1/2 करके बताओ जरा क्या आएगा। करके बताओ। अब देखो tan इनवर्स 1, ये सोचो कि tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होगा। अब तक तो रटा गया ना अपने को, ये π/4 आएगा प्लस cos इनवर्स में क्या है, निगेटिव है, तो ये क्या जाएगा पाई माइनस करके, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 है या फिर -1/2 है, एक मिनट, साइन इनवर्स -1/2 है शायद, साइन, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। साइन इनवर्स -1/2, यस, साइन इनवर्स -1/2। तो ये आपको पता है कि साइन इनवर्स -1/2 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1/2। देखो यहाँ तक सही है। अब देखो साइन इनवर्स 1/2 कब आएगा, ये आएगा π/6 के लिए, माइनस पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 कब होगा, सोच के बताओ। कॉस का वैल्यू 1/2 कब होता है, ऐसा सोचो ना, कॉस थीटा का वैल्यू 1/2 होता कब है, 60 डिग्री π/3 के लिए, सही तो है, डर क्यों रहे हो। सो दिस इज π/4। अब देखो क्या क्या होगा, एक तो क्या है कि एलसीएम लेके करो, मगर एलसीएम लेके करने से अच्छा है कि ऐसा सोचो ना, ये कितना लिखा हुआ है 30 और ये कितना लिखा हुआ है 60, 30-60 कितना होता है 90, और ये लिखा हुआ है 180, 180 में से गया 90, कितना बच गया 90, और ये क्या होता है 45, 45 बोले तो π/4। ओके, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास π/2 और पाई माइनस π/2, so this is π/2 और π/2 plus π/4, so this is 3π/4। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही साधारण क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन है सिंपल सा, क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके लिए मैं लिख दे रहा हूँ, cos इनवर्स 1/2 cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। कुछ करना है क्या इसमें, कुछ करना है क्या। cos इनवर्स 1/2 कब हो, क्या होगा, अभी जस्ट किया था ना π/3 और प्लस 2, साइन इनवर्स 1/2 कब होगा π/6 के लिए, π/6 ये कैंसिल होकर के 3 आ जाएगा, 60 + 60 कितना हो जाएगा 120, 120 का मतलब क्या हो गया 2π/3, ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है, यहाँ से तो हम लोगों ने चैप्टर को स्टार्ट ही किया था। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x = y, और उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है। ये तो बोलने की भी बात नहीं है, बोलने की बात क्यों नहीं है, ये क्या बोला है कि y = sin इनवर्स x, तो y का वैल्यू क्या होगा, तो ये अपने को पता है ना कि साइन इनवर्स x का जो वैल्यू आता है वो क्या आता है -π/2 से π/2 के बीच में आता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, चलो यहीं पे कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहे हैं भाई साहब, ये भाई साहब बोल रहे हैं आपके लिए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। अब देखो इसको तो कर सकते हो ना, आइडिया सुनना, ये क्या लिखा हुआ है सेक -x लिखा हुआ है, तो इसको ऐसा लिख सकते हो क्या
पहले तो सोचो कि सेक इनवर्स माइनस एक्स को क्या लिख सकते हो आप, पाई माइनस सेक इनवर्स 2। अब इसके बाद मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, tan इनवर्स 3। अब tan इनवर्स 3 का मतलब क्या हो गया, 60 डिग्री। ये तुम्हारा आ गया पाई, और सेक इनवर्स 2, सेक इनवर्स 2 कब आएगा, पाई बाय 6 के लिए। तो 180 माइनस दिस, तो 180 में से क्या करो 30 डिग्री घटा दो, तो 180 में से 30 गया तो कितना बच गया 150। तो 150 और ये हो जाएगा माइनस का 150, और ये आ जाएगा तुम्हारा 60 डिग्री। आंसर अगर तुम मेरे को बता दो तो बहुत अच्छी बात होगी। चलो करके बताओ कि आंसर क्या आ रहा है। नहीं आया, नहीं आया क्या, चलो मैं ही कर देता हूँ। tan इनवर्स इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, पाई बाय 3 माइनस पाई, और ये आपके पास आ जाएगा पाई बाय 3। सो दिस इज योर पाई माइनस, ये कितना आ जाएगा 2 पाई बाय 3, पाई बाय 3। इसका आंसर आ जाएगा आपके पास माइनस ऑफ पाई बाय 3। देखो सही है, चेक करो। ठीक है, कैलकुलेशन आप लोगों को थोड़ा सा चेक भी करते रहना है, ठीक है। ओके, अब कुछ आपको जैसे कि ऐसे सोचना है कि अगर किसी ने आपसे ऐसा पूछ दिया कि साइन इनवर्स, थोड़ा टाइम के लिए मैं एक क्वेश्चन ऐसा पूछता हूँ आपसे कि आप मुझे ये बताओ कि साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 का वैल्यू क्या होगा, ठीक, इसका आंसर क्या होगा। अच्छा, एक हिंट भी मैं लिख देता हूँ, साइन इनवर्स साइन एक्स, इसका होता है वैल्यू एक्स। चलो बताओ। हाँ, आराम से आराम से, कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दी नहीं है। मैंने आपके लिए पास क्वेश्चन भी लिखा है और मैंने आपके लिए फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, आप सोच के बताइए कि क्या। हाँ, बताओ, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। कितने लोगों को लगता है कि इसका आंसर जो होगा वो 2 पाई बाई 3 होगा, क्योंकि ये मैच कर गया ना साइन इनवर्स साइन एक्स, और आप आराम से बोलोगे कि इसका आंसर ये लो 2 पाई बाई 3। अगर आपने ये आंसर दिया है ना, अगर आपने ये आंसर दिया है, ठीक है, तो कमाल की बात मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आपने पूरे लेक्चर को बहुत बकवास ढंग से देखा है, ठीक है। इसलिए मैंने इसके साथ ये भी लिखा था, ठीक, ये लिखा और इसके साथ ये फॉर्मूला भी लिख दिया कि साइन इनवर्स साइन एक्स क्या है, एक्स होता है। अब समझने की बात है, नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे वो इसके ऊपर ही हमारी बातचीत होगी। देखो, साइन इनवर्स साइन एक्स ये एक्स होता है, बट इसका जो इनपुट है ना वो डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल ब्रांच अभी पूरा का पूरा स्टार्टिंग से पूरे चैप्टर में वही रटता हुआ आ रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये देखो कि ये जो क्वांटिटी है ना, इसको आप ऐसा सोचो कि ये जो है साइन 2 पाई बाई 3, ये क्या होगा √3/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास साइन इनवर्स √3/2, और साइन इनवर्स √3/2 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वही साइन 60 डिग्री, तो पाई बाई 3। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास पाई बाई 3, तो इसका आंसर आएगा पाई बाई 3। तो देखो कैसा फंसाया, ठीक है। यहीं पे गलती हो जाता है, हम लोग पूरा इन्वर्स पढ़ लेते हैं, पूरा इन्वर्स समझ लेते हैं, बट वो जो छोटी सी एक बात है ना, एकदम हल्की सी बात है, उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। और उस पर ध्यान नहीं जाने का डिसएडवांटेज क्या है कि हम लोग आंसर को गलत कर देते हैं और फिर हमारी समझ में नहीं आता है।
और इसका देखो उसका नुकसान क्या क्या है। जब भी आप डेरिवेटिव में जाओगे कैलकुलस में तो आपको प्रॉब्लम होगा, इंटीग्रेशन में आपको प्रॉब्लम होगा, फंक्शन में आपको प्रॉब्लम होगा। आईआईटी वाले प्रिपरेशन के लिए अगर आप जाते हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कुछ भी आप करते हैं, एयरफोर्स, एनडीए, रेलवे, कुछ भी आप कर रहे हैं ना, स्टेट लेवल की इंजीनियरिंग, महाराष्ट्र सीईटी, कर्नाटका सीईटी, कुछ भी आप दे रहे हैं तो उसमें फिर आपको प्रॉब्लम होगा, फंसाएगा सामने वाला यही। तो आज के लेक्चर में जो हम लोगों ने सीखा उसको जल्दी जल्दी रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या सीखा। हम लोगों ने सीखा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसके बेसिक एग्जाम्पल को हम लोगों ने सॉल्व किया। जो बेसिक एग्जाम्पल थे वो आपके बुक एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.1 को हम लोगों ने सॉल्व किया। इसके आगे की भी चर्चा अपनी चलती रहेगी। सीखा क्या क्या वो मैं आपको बता देता हूँ। सीक्वेंस में याद रखना है कि साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स, इनका जो रेंज है वो क्या है -π/2 से π/2 के बीच में। अब क्लोज ओपन थोड़ा सा देख लेना, उधर लिखवा के दिया है, ठीक है, -π/2 से π/2 के बीच में। कारण सुनना, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो क्या है, सारे पॉजिटिव होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब निगेटिव को पकड़ने के लिए आपको अलग अलग क्वाड्रेंट में जाना होगा। तो अपने को ये पता है कि साइन, टेन और कॉसेक ये तीनों क्या हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव है बट फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव है। आई बात समझ में। फिर दूसरा ग्रुप जो हम लोगों ने देखा उसमें हम लोगों ने ग्रुप लिया कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स। इनका जो आंसर आता है वो 0 से पाई के बीच में आता है, ठीक है, कि कहाँ से कहाँ आता है, 0 से पाई के बीच में आता है। तो जैसे कि आपके पास जैसे कोई क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कि पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूँ ऐसा कि tan इनवर्स 1 का वैल्यू तो क्या हो जाएगा π/4। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि tan इनवर्स -1 का वैल्यू तो क्या हो जाएगा -π/4। बट आपसे मैं ये पूछता हूँ कि cos इनवर्स -1/√2 का वैल्यू, तो यहाँ पे आप माइनस को बाहर निकाल करके आंसर ऐसा नहीं बोल सकते -π/4, क्योंकि -π/4 जो है वो क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल चला गया ना। समझो जरा इसको। जैसे कि आपने बोला कि cos इनवर्स -1/√2, ठीक है। आप इसको ऐसा नहीं बोल सकते कि ये जो एंगल है वो माइनस का π/4, क्योंकि माइनस का π/4 ये चलेगा नहीं इधर। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि कॉस को जो डिफाइन किया है ना हम लोगों ने, कॉस को डिफाइन ही किया है -1 से 1 के बीच में, और उसमें जो उसका रेंज आया वो क्या है 0 से पाई में आया। तो कॉस का आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 0 से पाई के बीच में आना चाहिए। तो इसलिए हम लोग जब भी कॉस के साथ माइनस होगा तो उसका आंसर क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉस, अब लिख दो π/4, तो दिस इज 3π/4। बात समझ में आ रही है, इसको हम लोगों ने समझा। नेक्स्ट टाइम हम लोग इसके आगे अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, अपने अड़ोसी को बताएं, पड़ोसी को बताएं। मोबाइल से ही घर जाके बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घर जाओगे आजकल लोग गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है। तो आराम से रहें, घर पे रहें, पढ़ें और मुस्कुराते रहें। टेक केयर।